नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए रुक करते हैं खबरों का। खबर भिवानी के तोशाम से है, जहां तोशाम के खनन क्षेत्र डाडम में पहाड़ खिसकने से हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आई है। डाडम गांव खनन कार्यों के लिए जाना जाता है। सुबह करीबन 8:15 बजे खनन कार्य के दौरान पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक से खिसक गया, जिसके चलते वहां खड़ी आधा दर्जन के करीब पोपलेन मशीनें और डंपर दब गए। काम करने वाले मजदूर भी इस हादसे में मलबे में दब गए, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। हुई है कि पहाड़ गिरने की वजह से इसमें कुछ लोगों की जान गई है। 3 लोग हॉस्पिटल में गए हैं अभी तक, और यहाँ जो ठेकेदार की बताने के हिसाब से कहता है कि 3-4 आदमी हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात की सही संख्या का नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को हमने कहा है कि जितना जल्दी हो सकता है जो फंसी हुई गाड़ी है पत्थर काट करके उसको निकालें। और डॉक्टर की टीम आ गई है, हमारे सीएमओ भी आ गए, एम्बुलेंस भी आ गई। वहीं तोशाम के डाडम गांव में हुए हादसे पर गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दुख जताया है। साथ ही 4 लोगों की मौत की पुष्टि भी की है। विज ने लिखा कि भिवानी में माइनिंग साइट पर जो हादसा हुआ उससे मैं बेहद दुखी हूं। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी तक 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। वहीं भिवानी हादसे पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दुख जताया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि पहली प्राथमिकता मलबे में दबे लोगों की जान बचाना है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वो इसकी जांच करें, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भिवानी में जिस तरह का हादसा हुआ है और कई मजदूर घायल भी हुए हैं, कई साथी हॉस्पिटल में हैं, और मैंने सभी अधिकारियों को फोन कर कहा है जाके बचाव कार्य राहत में लगे, जुटे, और जो भी साथी जो पत्थर के नीचे है कोई इस तरह के, सबसे पहले हमें लोगों की जान बचानी है। और राहत कार्य पे सभी अधिकारी, वहां के प्रशासन के अधिकारी सभी इसमें लगे हुए हैं, और इसकी हम इंक्वायरी कराएंगे। जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ हम कार्रवाई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तोशाम में पहाड़ दरकने से हुई दुर्घटना को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी सरकार सचेत नहीं हुई और पहाड़ियों में अवैध खनन चलता रहा। अगर सरकार समय रहते खनन बंद करवा देती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। उन्होंने पूरे हादसे की न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि यह सरकार का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। और सब मिलजुल कर अपने प्रदेश की, देश की विकास करें, और हमारा प्रदेश दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। सब आपस में खुश रहें, उनका जीवन मंगलमय हो, भविष्य आने वाली पीढ़ी का उज्जवल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आज जो भिवानी में डाडम में जो दुर्घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, और उसका पूर्ण रूप से दोषी तोशाम के डाडम गांव की माइंस में पहाड़ खिसकने से हुए हादसे पर तोशाम विधायक किरण चौधरी ने दुख जताया है। किरण चौधरी ने हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए सरकार पर भी निशाना साधा। किरण ने कहा कि उन्होंने तोशाम में खनन का मामला कई बार विधानसभा में भी उठाया, लेकिन इसको अनदेखा किया गया। किरण चौधरी ने कहा कि इस लापरवाही के पीछे जो खनन माफिया जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। के अंदर डाडम पहाड़ी के अंदर जो दुर्घटना हुई है आज, उस बहुत ही बेहद दुखद है। आज नए साल के ऊपर ये ऐसी सूचना मिली जब, और जो मृतक मजदूर भाई हैं उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करती हूं, और जो घायल हुए हैं उनके भी जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा उपचार हो, उसकी भी मैं कामना करती हूं। और प्रशासन से जो है ये मेरी मांग है कि उनकी देखरेख फटाफट करी जाए। साथ ही साथ जो उचित मुआवजा जो है वो सरकार की तरफ से जो है
इन मजदूरों को मिले। साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि बार बार ये खनन की जो है मसला मैंने विधानसभा के अंदर एक बार ही नहीं कई बार जो है उठाया है, लेकिन हमेशा उस मसले को जो है देखा अनदेखा कर दिया जाता है। तो जो भी इस लापरवाही के पीछे है या जो भी माफिया इस खनन के पीछे जिसके कारण ये हादसा हुआ है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है ये सरकार कार्रवाई करे, ये जो है मेरी मांग है सरकार से। प्रदेश में बिजली बिल नहीं भरने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इसमें कई कद्दावर नेताओं के नाम शामिल हैं। इसी कड़ी में टीएमसी नेता अशोक तंवर का नाम भी सामने आया है। इस पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा रणजीत चौटाला ने, आइए आपको सुनाते हैं। एवं जेल विभाग में क्या कुछ खास रहा और क्या कमियां रही, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। तो किस तरीके से देखते हैं आपके विभाग के अंदर क्या कुछ खास जो विकास हुए हैं और क्या कुछ कमियां रही हैं और उसके क्या कारण रहे? देखिए, हमारा डिपार्टमेंट जहाँ तक है बहुत बढ़िया कर रहा है, क्योंकि मेरा अपना डिपार्टमेंट है। इस करके मैं इसके लिए तारीफ में बोलने से मेरी जबान भी घूमने में जरा थोड़ा सा संकोच कर रही है। मैं नहीं कर रहा। अभी निर्मला सीतारमण जी ने कहा, जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिन पे हर चीज उन पे टिप्स में है, पूरे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का सब बातें समझ रही हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ जब वीसी पे थे तब ये कहा था कि मैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को और हरियाणा की गवर्नमेंट को बधाई देती हूँ कि हरियाणा पावर में बहुत अच्छा कर रहा है, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एक टीम भेजूंगी सेक्रेटरी के साथ, जो जाके वहाँ इसे स्टडी करे और इस मॉडल को लेना चाह रहे हैं। मैं दूसरे चीफ मिनिस्टर से भी कहूँगा कि वो हरियाणा को देखे, हरियाणा बहुत अच्छा कर रहा है। महत्वाकांक्षी जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली दिन जो गांव को प्रोवाइड करनी है, उसको लेकर क्या कुछ जो आगामी टास्क रहेगी, किस तरीके से देखते हैं? वर्ष 2022 शुरू होने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ प्रावधान किए जाएंगे कि किन किन गाँव को जो है एड ऑन किया जाएगा? देखिए, हरियाणा ज्योग्राफिकली ना यूपी हो सकता, ना बिहार हो सकता, ना महाराष्ट्र हो सकता। हमारी छोटी स्टेट है, पर हमने बहुत अच्छा मैनेज कर रखा है। टोटल 6800 गाँव है। 6800 गांव में इस वक्त 5500 से ज़्यादा गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, जो एक रिकॉर्ड है। कहीं भी किसी स्टेट पे भी ऐसा नहीं है। और अगली हम तैयारी में कि एक साल में हम सभी लोगों को 24 घंटे, कुछ जगह है, कुछ लोगों में गांव में थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी मिलती है। कई जगह ऐसे गाँव में जहाँ बिल नहीं भरते, उन्हें हम बिजली पंचायत से, मैं क्योंकि अब तो एक साल कोविड का रहा, इस करके नहीं जा सके, मैंने तो मीटिंगें रखी हैं, लोगों को समझाते हैं कि आप अच्छा बिल पे करो, आप गुड पे मास्टर बनो। मैं किसान का बेटा हूँ। आपको जो पोल चाहिए, आपको ट्रांसफार्मर चाहिए, आपको कंडक्टर चाहिए, आपको केबल चाहिए, जो कुछ भी आपको पेड ट्रांसफार्मर चाहिए, हम वो दे रहे हैं। सर, बिजली के बिलों के भुगतान जो हैं वो डिजिटल मोड से पे किए जाएं, उसको लेकर बाकायदा सरकार द्वारा लुभावनी योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। जिस तरीके से 90% अगर हम बात करें, 90% गांव जो है वो डिजिटल वे में अगर अपनी पेमेंट करता है तो उसको 21 लाख का, उस बारे में बताएं कि 21 लाख का प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, उसके बारे में बताएं। देखिए, सेल्स प्रमोशन के लिए हर आदमी अपने प्रयास करता है। हम चाह रहे हैं कि लोगों में एक अच्छी आदत बने, लोग बिल पे करें। हमारा पैसा हमारे आ जाता है। जब हमारा पैसा लोगों में नहीं रहेगा, उसका इतना दिन हम पे रहेगा, तो ब्याज भी, इंटरेस्ट भी सब देखें, तो वो जो इंसेंटिव है वो कुछ नहीं। और उसके लिए हम कर रहे हैं। लोगों का हौसला हो रहा है, हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, और लोगों को एक अच्छी आदत बन रही है। ये अगर एजुकेट करने के लिए भी ये काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर, अभी रिसेंटली जो है र्यूमर्स या खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं कि बिजली विभाग में जो डिफॉल्टर उपभोक्ता हैं, उनमें कुछ बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं। ऐसे में टीएमसी के नेता जो हैं उनका नाम भी सामने आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हो जाता है, बहुत लोग हो जाते हैं डिफॉल्टर। जिनका लंबा डिफॉल्टर है उन्हें तो डिफॉल्टर कहेंगे। उसमें तो फिर उन्हें भी रिकवरी के लिए हमें करना पड़ता है। कई बिल्डर्स हैं, उनके कनेक्शन भी काटे जाते हैं उन्हें लेने के लिए। कईयों से ऐसा होता है कि गलती से भी हो जाता है। जैसे उसमें एक मैं भी हूँ, मेरा अपना 90,000 का बिल था, नहीं भरा गया। मैं यहाँ था, सेशन चल रहा था, पहले इलाहाबाद बाई इलेक्शन था, नहीं मेरा सरसा जाना हुआ। सरसा मेरे अपने रेजिडेंस का बिल था। आज मुझे मॉर्निंग पता लगा, जैसे हुआ अखबार में, मैंने तुरंत बिल भिजवा दिया। तो वो कोई ऐसा नहीं, ऐसे बिल बहुत लोगों के हैं। ये एक टेक्निकली गलती है या टाइमली नोटिस नहीं लेने की बात है। तो मैं भी तो एक नागरिक हूँ, मुझे भी कोई मंत्री करके मेरा बिल भी आएगा, मुझे भी बनना पड़ेगा। सर, टीएमसी के नेता अशोक तंवर का जो बिजली का बिल है वो लगभग 2 लाख से अधिक का है, और कनेक्शन काटने गए थे निगम कर्मी, तो उनका कहना था कि 2 दिन के भीतर जो है वो बिल जो है पेमेंट कर दी जाएगी। किस तरीके से देखते हैं 2 लाख से अधिक का बिल?
देखिए, अगर किसी ने कह दिया है तो 2 दिन नहीं, अगर 5 दिन भी देना पड़े दे देंगे। आखिर वो MP रहे हैं, कोई ऐसा हमारा कोई किसी से थोड़ा ही है। देखना पड़ता है कि कौन आदमी कैसा करे। ये आदमी पे भरोसा है, भर देगा तो वो कर दिया जाता है। 10 दिन भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे नोटिस में नहीं है। ये जरूर पता लगा कि कोई तंवर साहब का बिल था 2.5 लाख रुपया, जो मैंने सुना था कि पेंडिंग है, तो उन्हें कहा था बिल कटेगा, तो उन्होंने कह दिया तो कोई बात नहीं, बिल भर देंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और नव वर्ष की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने विस्तार से जेल और खास तौर पर बिजली विभाग के अंदर क्या कुछ विकास के कार्य किए गए हैं उसके ऊपर विस्तार से जानकारी दी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की। देश के 5वें बड़े धाम अग्रोहा धाम में नववर्ष 2022 के आगमन पर भव्य धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अग्रोहा विकास ट्रस्ट अग्रोहा धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने बताया कि नववर्ष के आगमन पर अग्रोहा धाम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। अग्रोहा धाम के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग से खास बातचीत की। हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंजड़ू ने क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। खबर हरियाणा की तरफ से सभी देश प्रदेश वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष पर अग्रोहा धाम में बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है अग्रोहा धाम विकास ट्रस्ट अग्रोहा धाम के बजरंग दास गर्ग, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके चैनल को भी, पूरी टीम को बधाई। गर्ग साहब, आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया नए साल पर? नव वर्ष के पावन पर्व पर अग्रोहा धाम के अंदर बसे सभी मंदिरों में पूजा का कार्यक्रम है और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। जितने भी हमारी देवी देवता हैं उन पर आधारित ये रासलीला आपके सामने चल रही है। आज यहाँ पर लगभग 50,000 व्यक्ति सुबह से लगातार आ जा रहे हैं और हमारा कार्यक्रम सुबह 7 बजे से आरती से स्टार्ट करके कार्यक्रम जारी है। और जहाँ तक अग्रोहा धाम सबका धाम, पूरे विश्व की वैश्य समाज की आस्था अग्रोहा धाम के साथ जुड़ी हुई है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर मंदिर कोई बनाए, मंदिर सभी 36 बरादरी का मंदिर है और सभी 36 बरादरी की विश्व की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। और जो भी लोग नव वर्ष के अंदर यहाँ आए हैं उनके ऊपर विशेष कृपा कुल देवी माता लक्ष्मी जी की बनेगी। और मेरी माता जी के चरणों में और सभी देवी देवताओं के चरणों में यह अरदास और अपील है कि देश के अंदर सुख शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे और हमारा देश पहले से ज्यादा तरक्की करे और आपसी जात पात की कोई बात ना रहे। देश एक है और जहाँ कहते नहीं भारत देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वो पूरे विश्व में कहीं नहीं, भारत देश के अंदर है। और आप देख रहे हो अग्रोहा धाम के अंदर 30 एकड़ के अंदर बना हुआ है और 30 एकड़ के अंदर ये भी हाल के अंदर हमने एक साल में 13-14 करोड़ रुपए के सुंदरीकरण पर लगाए हैं और लगभग 25-30 करोड़ रुपए इस सुंदरीकरण में हम और लगाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, मंदिर के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसके एकड़ जमीन मेन रोड पे है, वहाँ पर हम महाराजा अग्रसेन जी का भव्य महाराज स्कूल इंटरनेशनल स्कूल बनाने जा रहे हैं। हॉस्टल होगा, उसी में पूरी व्यवस्था होगी। और लेफ्ट साइड में ये आप देख रहे हो एक बहुत बड़ा महल बन रहा है, ये महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर ऑडिटोरियम म्यूजियम बन रहा है, जिसके अंदर महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी रखी जाएगी और उस जीवनी के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग युवा लोग महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों में चलकर जनता की सेवा कर सके। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, पूरे देश के लोगों को जोड़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य जी। ये थे हमारे साथ बजरंग दास गर्ग, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अग्रोहा विकास ट्रस्ट समिति के, और उन्होंने एक मैसेज दिया है कि सभी को एक साथ जोड़ करके पूरे देश को सुख शांति मिले, इस प्रकार उनका मैसेज। कुछ दर्शक हमारे साथ आए, कैसा भव्य कार्यक्रम आज लगा आपको? सबसे पहले तो हर खबर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, मेरे देश के वासी हैं, जो विदेश से भी यहाँ पर लोग आए हैं, उनको नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत ही यहाँ पर भव्य कार्यक्रम हो रहा है। आप देखिए कि सांस्कृतिक झांकियाँ इतनी सुंदर सुंदर बच्चे यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात भी है कि हमारे जो धार्मिक संस्थान हैं, वो हमारे देश में 5वें नंबर पर जो ये अग्रोहा धाम है ये आता है। और ये यहाँ से ही मैं मानती हूँ कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे अपनी
संस्कृति को बढ़ावा देने का एक बहुत अच्छा संदेश भी देते हैं। और हमारा धर्म भी मैं मानती हूँ कि यहाँ पर हमारी नीति और हमारे नैतिक विचारों का एक बहुत ही अच्छा आदान प्रदान जी। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आया है, जिस प्रकार से बजरंग दास गर्ग ने बताया था, 50,000 के करीब यहाँ पर सुबह से दार्शनिक आ सके हैं, श्रद्धालु आ चुके हैं। और 9 वर्ष पर यहाँ पर विभिन्न प्रकार की झांकियां बाहर से आए कलाकारों द्वारा दी गई है, प्रस्तुतियां दी गई है। और सबका यही कहना है कि जो 2022 का नया साल आज से शुरू हुआ है वह सबके लिए मंगलमय हो। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए कोविड की नई गाइडलाइन लागू हो गई है। जिन बस अड्डे को पहले पूरा सैनिटाइज करवाया गया और 8 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जो मेन गेट से आने वाले यात्रियों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देख रहे हैं। जिन यात्रियों के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा उन्हीं यात्रियों को बस अड्डे में एंट्री दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप भी लगाया गया है। जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई वो कैंप में वैक्सीन लगवा सकते हैं। साथ ही यात्रियों से भी लगातार अपील की जा रही है कि कोविड की वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं। ओमिक्रॉन खतरे के वेरिएंट को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की हैं उनकी गाइडलाइनों का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन हो रही है और बस स्टैंड परिसर के अंदर मास्क संबंधी बातों का भी ख्याल रखा जा रहा है और सभी सवारियों को मास्क के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रत्येक गाड़ियों के अंदर चेकिंग की जा रही है और साथ ही दोनों मेन गेटों के ऊपर भी होर्डिंग लगाए जा रहे हैं जो जिनके ऊपर सरकार की गाइडलाइन पूर्ण रूप से लिखी हुई है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है बस स्टैंड पर बगैर टिक्के के किसी भी यात्री की एंट्री नहीं होने दी जाएगी। और हमने आज से दोनों गेटों पर हमारे कर्मचारी लगा दिए गए हैं। वहाँ पर उनके नाम व पते लिखे जाते हैं और उसके बाद में उनको एंट्री करने दी जाती है। और बसों में भी हमने मास्क की बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है और यहाँ पर भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीकाकरण का अभियान हमारे बस स्टैंड परिसर में किया जा रहा है। पानीपत में कोरोना फिर से अपने पैर पसारने लगा है। जिले में बीते 24 घंटे में 8 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। 2 मरीजों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 7 महीने बाद एक दिन में कोरोना के 8 केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। जिले में वैक्सीनेशन का काम भी लगातार किया जा रहा है। 1 जनवरी से ये नियम और भी सख्ती से लागू कर दिए जाएंगे। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी होगी उन लोगों की सार्वजनिक जगहों पर एंट्री को भी बैन कर दिया गया है। पानीपत रोडवेज डिपो के सीनियर सुपरिटेंडेंट पंकज पुनिया ने बताया कि बसों में उन्हीं यात्रियों को बैठाया जा रहा है जिन्होंने दोनों डोज लगवाई हुई हैं। इसके साथ ही बसों में सफर करने के लिए मास्क भी जरूरी होगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से हरियाणा सरकार एसीएस हेल्थ की तरफ से डायरेक्शन आई थी जो भी पब्लिक पॉलिसीज है बस स्टैंड हो गए, ट्रेन होगी और जो सिनेमा हॉल वगैरह इनमें बिना वैक्सीनेशन के कोई भी सवारी वो करनी है, प्रतिबंध करनी है। तो हमने अपनी कमेटी बनाई हुई है और जो स्टैंड पे कर्मचारी हैं उनकी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है। भी कोई भी जो भी यात्री आते हैं भाई उनको वैक्सीनेशन होनी चाहिए और उनको इस बारे में जागरूक करें। अगर किसी ने नहीं लगवाई है तो भी आप वैक्सीनेशन लगवा के आए। और मास्क भी जरूरी है, ये कर्मचारियों के लिए भी जरूरी है और अधिकारियों के लिए भी और जो सवारी आ रही है उनके लिए भी। फोन दिखा सकते हो आप, फोन में मैसेज है या लेटर ले ले वो हमारे। हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार सभी को वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी है, जिसके तहत ही लोग अब सार्वजनिक स्थानों पर आ जा सकेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर हरियाणा रोडवेज सख्त नजर आई। जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली थी उन्हें बस में चढ़ने नहीं दिया गया। साथ ही जो सवारियां बस में बैठ गई उनकी भी जांच कर उन्हें बस से नीचे उतार दिया गया।
रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि सरकार के आदेश के अनुसार लोगों को दोनों डोज लगवानी जरूरी है। अगर लोगों ने डोज नहीं लगवाई तो उन्हें रोडवेज की बस में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार सभी को वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी है, जिसके तहत ही लोग अब सार्वजनिक स्थानों पर आ जा सकेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर हरियाणा रोडवेज सख्त नजर आई। जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली थी उन्हें बस में चढ़ने नहीं दिया गया। साथ ही जो सवारियां बस में बैठ गई उनको भी जांच कर उन्हें बस से नीचे उतार दिया गया। रोडवेज कर्मचारी ने बताया कि सरकार के आदेश के अनुसार लोगों को दोनों डोज लगवानी जरूरी है। अगर लोगों ने डोज नहीं लगवाई तो उन्हें रोडवेज बस में नहीं चढ़ने दिया जाएगा। हरियाणा कैबिनेट में मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के सेक्टर 3 में दाना पानी पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने विरोधियों पर जमकर निशाने साधे। शर्मा ने कहा कि सारी जिंदगी लोगों को लूटने वाले विधायकों और अधिकारियों को कोई अपने पास बैठाना तो दूर, उन्हें कोई चाय के लिए भी नहीं पूछता। उन्होंने साफ किया कि अपने कार्यालय में वह 1 इंच जमीन पर भी किसी का अवैध कब्जा नहीं होने देंगे। बेशक ऐसे लोग उनसे लाख बार नाराज हो जाएं, लेकिन उन्हें परवाह नहीं है। मैं सभी को नव वर्ष की बहुत बधाई 2022 की। और दाना पानी जो एक सोच है कि दाना पानी पार्क आम जो पक्षी हैं अपना दाना पानी चुग सकें और शहर के सभी लोग शहर में से जो भी दाना डालना चाहें यहाँ पे डालें और बेसहारा पक्षियों को जो दाना नहीं मिल पाता वो पक्षी यहाँ से दाना लेके जाएंगे। पर्यावरण को भी ठीक रखते हैं और आदमी के साथ साथ पक्षी भी उतना ही जरूरी जितना मानव जीवन है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर हरियाणा।